हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल। बताता हूँ, अभी रुक जाओ। हाँ बेटा, आज एक ऐसा इंसिडेंट हुआ टेक्निकली। ठीक है, बताता हूँ। तुम्हारे संग भी कभी न कभी हुआ जरूर होगा। पहले बताओ, सारे सारे सुन पा रहे हो? चलो, ठीक है। एक्चुअल में है, आज तुम्हारी क्लास चालू हुई, ठीक है। तो सिस्टम चालू करते ही नेट से कनेक्ट हुआ, और चालू करते ही अपडेटिंग मोड में चला गया। हाँ। अपडेटिंग मोड में जाने के बाद अब तो ना तो हम चालू कर पा रहे हैं ना बंद कर पा रहे हैं, क्योंकि अपडेटिंग मोड में चला गया वो, ठीक है। अब कई बार रीस्टार्ट हुआ, कई बार रीस्टार्ट हुआ, तब जाके अपडेट हुआ, अपडेट होकर के अचानक से अब स्टार्ट हुई कहानी, ठीक है। तो मैंने कहा ना, कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं जो सबके संग होती हैं। कई बार ऐसा हुआ मेरे संग, ठीक है। अचानक से कोई चीज ना, अर्जेंट में हम जा रहे हैं, मीटिंग में एंटर कर रहे हैं, सिस्टम ऑन किया, वो अपडेटिंग मोड में चला गया, और ये क्या हो गया, ठीक है। हाँ, अगर वैसे नॉर्मल मीटिंग हो तो मोबाइल से भी हो जाएगी, अब यहाँ तो पूरा सिस्टम एक पूरा स्टूडियो है, ठीक है। तो यहाँ अपने हाथ में नहीं है, समझे। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अच्छा, ये बताओ। ये बताओ, आज शाम को डाउट लगा है 5 बजे, ठीक है। डाउट आ रहे हैं या नहीं? डाउट आ रहे हैं मेरी क्लास में या नहीं? अच्छा, सर्विसरी क्लास भी नहीं हुई तो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरी तो बस ये सिस्टम अपडेट का मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता दिया। जैसे ही ऑन किया, सिस्टम अपडेटिंग मोड में चला गया। मैंने, भाई ये क्या हुआ? ठीक है, वैसे 5-10 मिनट वैसे भी चालू करता हूँ, ठीक है। जब अपडेटिंग मोड में चला गया, मैंने, भाई ये तो मामला बिगड़ गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, नहीं, बच्चों को बता दूंगा, उधर मैं टाइम तुम्हारा एडजस्ट कर लूंगा। आज जो टॉपिक कराने हैं वो पूरे, जो पीपीटी आपकी है वो एग्जैक्ट पूरी होगी, ठीक है। ओके। अब तुम ये बताओ, शाम को डाउट है 5 बजे, ठीक है, मैं आऊंगा जरूर, ठीक है। 5 बजे हम मिलेंगे। पहली बार मैं एंटर कर रहा हूँ डाउट रूम के अंदर, जो तुम्हारे लिए एक डाउट रूम बनाया है ना, उसमें मेरी पहली एंट्री होगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा, पहला सेशन होगा। मैं चाहता हूं तुम्हारी और मेरी विजिबिलिटी हो, तुम मुझे देख पाओ, मैं तुम्हें देख पाऊं। पॉसिबल है तो अपना कैमरा ऑन कर लेना एक बार, पर तमीज से, मतलब मतलब कई बच्चे क्या होते हैं, ऐसे ही बस बैठे होते हैं, ठीक है। हाँ, समझ रहे हो, हाँ, ऐसी चड्डी बनियान पहन के बैठ जाते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है क्या है। तो समझना, कैमरा ऑन हो सकता है तुम्हारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। तो तरीके से नहीं, क्लास में बैठते हैं ऐसे बैठना, ओके। तो आज शाम को 5 बजे हम मिलेंगे डाउट के अंदर, ठीक है। सेम ऐसे जैसे आप क्लास में एंटर करते हो ना, ऐसे ही डाउट में एंटर करोगे, ठीक है। बात बाकी का, मेरा भी पहला सेशन है, एक नया तरीके का सिस्टम है। तो मैं भी आज देखूंगा कि कैसे हम इंटरेक्ट कर पाते हैं। मुझे बताया ये गया है कि दोनों हम लोग, ठीक है, पिक्चर के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे को देख पाएंगे। तो मैं भी थोड़ा क्यूरियोसिटी है, देखते हैं कैसे क्या होता है। हम नहीं आ पाएंगे, क्यों नहीं आ पाओगे? हफ्ते में एक मेरा डाउट होगा, ठीक है। मतलब हर सब्जेक्ट का एक एक होगा, तो मेरा आज लगा हुआ है, समझे। तो बेटा आ जाना। हाँ बेटा, क्या कह रहा है ये? आओगे ना? तो आ जाना। आ जाना भाई, आ जाना, ठीक है यार, पहला तो डाउट है, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 7 है। अमाइनो एसिड मैं करा चुका था। आज मैं प्रोटीन इसके अंदर ऐड कर रहा हूं, प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक है। प्रोटीन में ऐड कर रहा हूं, आज प्रोटीन पूरा करा दूंगा, जबकि प्रोटीन के अलावा मैं एंजाइम भी आज स्टार्ट करा दूंगा, समझे। नहीं, जो लाइब्रेरी में है, वो आप ऑन कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, एक दो बार केस हुआ था ऐसा, ठीक है। ठीक है, एक बार केस हो गया था, मतलब केस का मतलब लाइव चल रही थी, बच्चे को पता नहीं था, वो ऐसे ही कच्चा बनाने में बैठा हुआ था, ठीक है। उसने कैमरा ऑन कर लिया, समझ ही नहीं पाया, या कैमरा ऑन हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर रहना, ठीक है ना। ओके, चलो, कर लूंगा मैं मैनेज, ठीक है, आगे आ जाओ। अमाइनो एसिड की बात चल रही है, जो नए बच्चे आए हैं वो यहाँ पर इसको स्कैन करके फिल कर देना फॉर्म, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड मैंने चालू कर दिए थे। अमाइनो एसिड मैक्रो है, माइक्रो, माइक्रो मॉलिक्यूल है, जिनका साइज लेस देन 800 डाल्टन है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। किसके मोनोमर होते हैं? प्रोटीन के मोनोमर होते हैं, क्योंकि प्रोटीन इनके पॉलीमराइजेशन से बनता है। कहाँ बनते हैं? सेल के द्वारा बनते हैं, बस इतना बताया था, प्लांट सेल।
सारे अमाइनो एसिड बना लेता है। पर एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं, ओनली समझ रहे हो, हाँ, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड हमारे अंदर बनते हैं, असेंशियल हम डिपेंड हैं, ठीक है, प्लांट या अदर एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये किसका सब्स्टिट्यूशन होता है? ये सब्स्टिट्यूटेड ऑफ मीथेन। ये नीट में इस बार क्वेश्चन आया था, किसका सब्स्टिट्यूट है? मीथेन का सब्स्टिट्यूट है। जैसे मीथेन की अगर मैं बात करूं तो CH4, ठीक है, तो आपकी भाई चारों बैलेंसी इसकी अलग अलग होती हैं, ठीक है। एक जगह हाइड्रोजन आ गया, एल्काइल ग्रुप आ गया, COOH NH2, ऐसी जिसकी चारों बैलेंसी अलग हो उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसको हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी चारों बैलेंसी अलग अलग होती हैं। क्लियर? बिल्कुल। मैंने बताया था जितने भी कायरल कार्बन होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन के अंदर अल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ जाता है, तो कायरलिटी खत्म हो गई ना, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इस पर आ सकता है। आगे हम बढ़ रहे थे। अमाइनो एसिड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते बट अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, हाँ, मेटाबॉलिक रिएक्शन में पाथवे में यूज होते हैं, जैसे गाबा है, सिट्रुलिन है, ऑर्निथिन है, ये ऑर्निथिन साइकिल पढ़ते हैं उसमें आते हैं, ठीक है। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, आप जानते हो, ठीक है। जो स्टैंडर्ड है वो 20 है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं 20 की बात करूं तो मैंने बताया ह्यूमन के अंदर या एनिमल के अंदर सारे नहीं बनते, ठीक है, पर प्लांट के अंदर सारे के सारे बनते हैं, मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो जो हमारे अंदर नहीं बनते, हम डिपेंड हैं तो हमारे लिए एसेंशियल है, ठीक है। और नॉन एसेंशियल वो जो हमारे अंदर बनते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, नॉन एसेंशियल बोल रहे हैं भाई इनको, जबकि ये बहुत एसेंशियल है, पर हमारे अंदर बनते तो चिंता नहीं है, ये हमारे अंदर नहीं बनते तो चिंता है। नहीं आया क्या? तो हम भाई समझ में आ गया, हम डिपेंड हैं, ठीक है, इन अमाइनो एसिड को लेने के लिए। चलो, फाइनली मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, मोर देन 300 समझ में आ गया। ऑल अमाइनो एसिड के पास अमाइनो ग्रुप होता है एक्सेप्ट प्रोलीन, इसके पास इम्यूनो ग्रुप होता है, बता दिया था मैंने लास्ट क्लास में। अमाइनो एसिड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज, वही अमाइनो एसिड यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जिसमें एरोमेटिक रिंग्स होते हैं, यानी मतलब सिंपल सी बात है, बेंजीन रिंग्स होते हैं, वो सारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड तीन होते हैं, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, ठीक है। फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑल अमाइनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, समझा भी दिया मैंने। अब ज्यूटेरानिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, मैंने बताया था हर अमाइनो एसिड समझो उस पर, मतलब एक तरफ कह सकते हो कि मतलब COOH ग्रुप होता है एसिडिक ग्रुप, एक तरफ होता है बेसिक ग्रुप। जहां एसिडिक ग्रुप होगा वो एचाइन डोनर होगा, एचाइन को डोनेट करेगा, और एचाइन डोनर मैं लिख दिया है। एसिडिक ग्रुप क्या होते हैं? एचाइन डोनर। और बेसिक ग्रुप क्या होते हैं? एचाइन एक्सेप्टर, जो एचाइन को एक्सेप्ट करते हैं। यानी अमाइनो एसिड के अंदर दोनों प्रॉपर्टी हैं, यानी एचाइन डोनेट करने की भी और एचाइन एक्सेप्ट करने की। एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है, ठीक है, दोनों तरीके का बिहेव करता है, ठीक है, पर अलग अलग पीएच पर बिहेव करता है। इसको समझाने के लिए हमने ये एक एक्सपेरिमेंट लगाया। हमने कहा कि बेटा एक अमाइनो एसिड है, इसका ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप हमेशा एचाइन डोनेट करता है, बेसिक ग्रुप हमेशा एचाइन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अगर तुमने इस अमाइनो एसिड को बेसिक मीडियम में डाल दिया, इसमें OH पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो बेसिक मीडियम में डालते ही यहां से एचाइन कहां चले जाएंगे? OH के पास H2O बन जाएगा, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उस पूरे पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। क्लियर? बिल्कुल। अगर आप किसी भी अमाइनो एसिड को बेसिक मीडियम में डालते हो, पीएच मोर देन 7 होती है, तो समझ लो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एचाइन डोनेट कर देगा। हाँ, पर अगर अमाइनो एसिड को आप एसिडिक मीडियम में डाल दे तो जहां एचाइन बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, तो ये एचाइन बेसिक वाले पार्ट पर आके जुड़ जाएंगे, तो जुड़ते ही NH3 हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी अगर एसिडिक मीडियम में डालोगे तो अमाइनो एसिड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेसिक मीडियम में डालोगे तो अमाइनो एसिड पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां तक कोई डाउट है? नहीं होगा। पर क्या अमाइनो एसिड पर दोनों चार्ज आ सकते हैं? यस। एक पीएच ऐसी भी होती है, ठीक है, उस पर दोनों चार्ज आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। और ये पीएच हर अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि सब अमाइनो एसिड के अल्काइल ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो उस पीएच को जिस पर अमाइनो एसिड पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आ जाए, ठीक है, उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या PI बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल। हाँ, एक ऐसी पीएच जिस पर अमाइनो एसिड पर दोनों चार्ज आ जाए, ठीक है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी।
समझ रहे हो ना? हाँ, इसी को ज्वेटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। ज्वेटर आयनिक, दो दो आयन, समझ रहे हो ना? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज आ गए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे भाई? pk1 pk2 अपॉन 2। pk1 क्या होता है मैंने बताया भाई, वो पीएच जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो पीएच जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। जोड़ करके दो का भाग दे दो, वो पीएच निकल आएगी मीन वैल्यू, जिस पर दोनों चार्ज आ जाएंगे। इसी को ज्वेटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं, जब इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आते हैं। और इस नेचर को हम एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। यहां तक बताओ। तुम यार क्या क्या बोल देते हो यार, क्या बताऊं, लेकिन टीचर हूं तुमसे, क्या करूं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है बच्चा, ठीक है, बोल रहा है ऑल अमाइनो एसिड हैव अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट प्रोलीन, जिसमें इमिनो ग्रुप होता है, ठीक है। बच्चा कह रहा है ये रॉन्ग है, पता नहीं क्यों बच्चे ऐसी बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, मैंने समझाया भी था अमाइनो और इमिनो में अंतर क्या होता है, ठीक है। ये है अमाइनो ग्रुप में NH2 जुड़ जाएगा, ठीक है, वही NH2 रह जाएगा, NH3 जुड़ता है NH2 रह जाएगा। और इमिनो ग्रुप में NH ग्रुप जहां दिख रहा है आपको लगा हुआ, तो गलत क्या हो गया तुम यार? चलो खैर क्या बताऊं मैं, ठीक है चलो। और तुम झिझकते भी नहीं हो कहने में, ठीक है। यही तो मुझे लगता है कि तुम शायद उस, तुम जानते ही नहीं हो यार, ठीक है, कि टीचर क्या होता है। तभी तो मतलब एजुकेशन का फायदा स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एजुकेशन होती क्या है, गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वो इस चीज को समझते ही नहीं है, वो मुंह फट फोड़ दिया निकल गया, तभी तो उनको एक्चुअल में तुम समझोगे नहीं, तुमने वो चीजें समझी नहीं है ना, तुम ना गुरुकुल पद्धति से नॉलेज है ना, तुम्हें पता है शिक्षा होती क्या है, कैसे हम एजुकेट होते हैं। कोई चीज अगर हमें मिल रही है जो मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, तो आपको क्या उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए, कुछ भी। चलो खैर, चलो ठीक है। नीट एडवांस बुक का मैं पूरा रिव्यू बना के दे रहा हूं मैं, ठीक है। जो मैंने नीट एडवांस बनाई है, एक बार पूरा रिव्यू दूंगा हर चैप्टर का, कि किस चैप्टर से मैंने क्या 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 किया है इसके अंदर, एनसीईआरटी कैसे मैंने इंक्लूड की है, मल्टी ऑप्शंस कैसे मैंने रखे हैं, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, पूरा रिव्यू दूंगा। तो मैं अपनी जूलॉजी की नीट एडवांस का, तो मैं समझ में आ जाएगा कि नीट एडवांस कितनी मतलब किस लेवल की बुक है, ठीक है। उसका पूरा रिव्यू देने वाला हूं, तो मैं टेंशन क्यों कर रहे हो? ठीक है। हाँ बेटा, नई जनरेशन के बच्चे बच्चे नहीं बचे, वो एक नई जनरेशन आ गई है, ठीक है। तभी तो वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही बच्चों को जो पहले मिलती थी, ठीक है। मतलब टीचर वही है, चीजें वही है, पर मैंने खुद कहा ना तुम तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं चलो मैं बात छेड़ देता हूँ क्योंकि कोई बात नहीं है। कभी आपने कुछ चीजें देखी हो, देखो 5 पांडव थे, पांचों पांडव के गुरु एक ही थे। ये सीकर का केस है, सीकर के अंदर बच्चे ने मुझसे पूछा था, तब मैंने ये एग्जांपल दिया था, क्योंकि उस क्लास में मतलब सारे टीचर्स, क्योंकि डायरेक्टर की बच्ची पढ़ती थी, तो सारे टीचर अपना दम लगाते थे पूरा का पूरा। पर 4 बच्चे वहां पर दिल्ली एम्स में निकले थे एक ही क्लास से, पर कई बच्चे ऐसे थे नहीं निकले थे, कई बच्चे तो ऐसे तो सेलेक्ट ही नहीं हुए थे, कोई रैंक ही नहीं आई थी, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उठा था कि ऐसा क्यों कि 4 बच्चे दिल्ली एम्स में पहुंच रहे हैं एक ही क्लास से, भाई एक एक मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, बहुत बड़ी बात होती है, एक पूरे इंस्टीट्यूट से दिल्ली एम्स में एक नहीं पहुंचता, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसा क्यों? तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, कि 5 पांडव थे, पांचों के गुरु एक ही थे, ठीक है। हाँ बेटा, तो नकुल और सहदेव, हाँ, इन्होंने पूछा था गुरुजी, आपने क्या अर्जुन को कुछ खास मतलब अलग से पढ़ाया है आपने, कि अर्जुन भैया इतने सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हैं, हम नहीं हो पाए, ठीक है। वो क्यों, क्या आपने उनको कुछ अलग से शिक्षा दी है, कुछ अलग से चुपचाप से उनको बताया है, क्यों इतने मतलब एक्टिव हो गए, ठीक है। तब सिंपल सी बात है, तब उन्होंने एक माया रची थी। माया का मतलब है, वो उन्होंने कहा ठीक है, पांचों पांचों शिष्यों को बुलाया और वो पानी में नहाने गए। पानी में नहाने गए तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल मगर बनाया, क्रोकोडाइल,
ठीक है, वो आया और उनको मतलब उनके पैर को पकड़ लिया और खींच के ले जाने लगा, और वो चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, एक मतलब आर्टिफिशियल, वही गुरु तो अपने शिष्यों से थोड़ा ना, ठीक है, कभी ना कभी, हाँ, उनका रिजल्ट, उनका टेस्ट लेते रहते हैं ना, तो सब बच्चे, सारे के सारे बच्चे का मतलब वो पांचों के पांच मतलब पांडव थे, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि गुरुजी को मगरमच्छ खींच के ले जा रहा है, सारे के सारे चिल्लाते रहे कि बचाओ बचाओ बचाओ, ठीक है, पर अर्जुन तुरंत कूद गए पानी के अंदर, ठीक है, और पानी में कूदे तो बस वो गायब हो गया सारा का सारा, फिर गुरुजी निकल के आए, तब उन्होंने नकुल और सहदेव को पता, समझ में आया, ठीक है, मैं वही हूं, वही पढ़ा रहा हूं, पर कौन ऐसा है जो आंखें बंद करके मुझे टोटली फॉलो करता है, वो है अर्जुन, ठीक है, तुम लोग सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं करें, चिल्ला रहे थे, पर अर्जुन तुरंत कूद गया, मतलब ये मेरी चीज को इतना डेडिकेट होकर के फॉलो करता है, इसलिए ये चीज आई, तो सेम क्लास में भी चीज एप्लीकेबल हो रही थी, मैं जो बोलता था जो पढ़ाता था, वो बच्चे जो एकदम डेडिकेट होकर के ब्लाइंडली फेथ करते थे और मतलब बढ़िया तरीके से करते थे, ठीक है, तो वो निकल गए थे एम्स के अंदर, ठीक है, दिल्ली एम्स पहुंचे, बाद बाकी के जो मस्ती करते थे या जो भी, ठीक है, थे, ठीक है, वो पंचवर्षीय योजना बना रहे थे, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें समझनी होती हैं कि अगर आप, ठीक है, हाँ, नहीं, कभी कभी तो वो चीजें हो जाती हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, कभी कभी मैं कुछ लिखना होता, कुछ लिख देता हूँ, तुम बता देते हो, वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं चीज की बात कर रहा हूँ कि आप अपने गुरु या टीचर को रिस्पेक्ट करना सीखो पहले तो, ठीक है, तब वो नॉलेज तुम्हारे काम आएगी, कभी कभी लगता भी है यार हम तो सीख गए, अब तो टीचर को पकड़ के लठ मारेंगे बाहर जाकर के, मैं तो आ गया, जब समय आएगा वो चीज आपके काम ही नहीं आएगी, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, ये फैक्ट है, शास्त्रों में भी लिखा है और सब चीजें हैं, एजुकेशन, तभी तो कहते हैं गुरु दक्षिणा, ठीक है, पहले के टाइम पर गुरु दक्षिणा होती थी, ठीक है, गुरु दक्षिणा का मतलब होता है आज की डेट में तो तुम फीस दे देते हो, सर हम तो फीस दे देते हैं बस झंझट खत्म, ठीक है, नो डाउट, उस समय क्या होता था ना, पहले गुरु शिक्षा देते थे गुरुकुल के अंदर, और लास्ट में आकर के जो गुरु दक्षिणा होती थी वो दी जाती थी, वो सिस्टम है, ठीक है, आज के दिन तुम फीस दे देते हो, इसलिए तुम अकड़ते भी हो कि आंखें दिखाते हो भाई हम तो फीस दी है, ठीक है, चलो खैर कोई नहीं, मैं तुम्हें बस बता रहा था, तो आगे बढ़ रहा हूं बेटा, तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि P1 PI कैसे निकालोगे, PK1 PK2 और ज्यूटरानिक कंसेप्ट, इसमें कोई डाउट है, मैं ये पूछना चाह रहा था, इसमें कोई डाउट है, मैं कुछ पूछ रहा था तुम कहीं और आगे, यहां तक बताओ कोई डाउट, BMS, नहीं सर क्लियर है, क्लियर है, ओके, एक मिनट, चलो ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं, अब सिंपल था, अब हाँ, इससे क्वेश्चन हर साल आ रहा है, मैंने क्वेश्चन कराए भी थे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, आप कैसे पहचानोगे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, बस ध्यान रखना, अगर अमाइनो एसिड के अंदर एल्काइल ग्रुप में COOH ज्यादा है, ठीक है, तो वह एसिडिक होगा, NH2 ज्यादा है तो बेसिक होगा, दोनों बराबर के हैं टोटल तो न्यूट्रल होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें याद रखना, हाँ, एसिडिक है तो नेगेटिव चार्ज होगा, बेसिक है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल तो जीरो चार्ज होगा, अगर चार्ज है तो वो पोलर होगा, और कह सकते हो वाटर सोल्यूबल होगा, यस, और हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, तो पोलर होगा, वाटर सोल्यूबल होगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, ये पोलर होगा, वाटर सोल्यूबल होगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, नॉन पोलर होगा, वाटर इनसोल्यूबल होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, इसमें दो एग्जांपल याद रखने, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, इसमें तीन एग्जांपल याद रखने हैं आपको, लाइसिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, और इसमें पांच एग्जांपल याद रख लो, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, याद हो गया होगा, ठीक है, तो इससे आपको ये क्वेश्चन एक मिल जाएगा।
अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड पर क्वेश्चन आएगा, तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको याद करा दिया है। बस अगर एल्काइल ग्रुप की जगह आप हाइड्रोजन लगा दो ग्लाइसिन, ठीक है, मीथेन लगा दो एलेनिन, CH2H लगा दो सीरीन, ये तीन तो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग होता है, सल्फर कंटेनिंग और दो होते हैं, मैं आज मैंने एक नोटेबल पॉइंट में डाल दिए ये, पर नीट में क्वेश्चन यहां तक आएगा। एडिशनल नोटेबल पॉइंट में और अलग से दे दे रहा हूं आपको। सिस्टीन, ठीक है, CH2SH। प्रोलीन, प्रोलीन में अमाइनो की जगह इमीनो ग्रुप होता है, अमाइनो की जगह इमीनो ग्रुप होता है, प्रोलीन बन गया। लाइसिन, लाइसिन बेसिक अमाइनो एसिड है, क्योंकि इसमें NH2 कितने हो गए, 2 हो गए, इससे ज्यादा हो गए, बेसिक है। और ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना एक पेंटा रिंग होती है और एक हेक्सा रिंग होती है। बस ये स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, इन स्ट्रक्चर पर, 7 स्ट्रक्चर पर आपकी कमांड होनी चाहिए। रिमेनिंग नोटेबल पॉइंट में मैंने डाल दिया है, रिमेनिंग नोटेबल पॉइंट में मैंने डाल दिया है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से होते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड आपके 3 होते हैं, ये अलग से नोटेबल पॉइंट डाल दिया, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, बॉटनी में काम आएगा, और जगह तुम पढ़ते हो उसमें काम आएगा। सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग हुए। एरोमेटिक 3 मैंने बता दिए, फिनाइलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, ठीक है। जिसमें अगर टायरोसिन की बात करते हैं तो जब आप पढ़ोगे आगे तो T3 T4 थायरोक्सिन टायरोसिन से बनता है, डोपामाइन टायरोसिन से बनता है, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन टायरोसिन से बनते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये जब हार्मोन में पढ़ाऊंगा सारा हार्मोन वाले चैप्टर में, तो ये सारे हार्मोन टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनते हैं। ट्रिप्टोफान से क्या बनता है, जब आप बॉटनी पढ़ोगे, ऑक्सिन, ऑक्सिन जिब्रेलिक याद आ गया होगा हार्मोन के अंदर, तो आप ट्रिप्टोफान से बनता है। सेरोटोनिन स्लीप इंड्यूसर, ये ट्रिप्टोफान से बनता है। ये एप्लीकेशन है, चैप्टरों में आएगी, पर यहां मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। जैसे अमाइनो, ठीक है, अमाइनो, अमाइनो एसिड, ठीक है, ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें अमाइनो ग्रुप लगा होता है, ठीक है, वही मैंने समझा दिया है। प्रोलीन के अंदर, ठीक है, अमाइनो ग्रुप लगा होता है इमीनो की जगह, ठीक है। नॉर्मल अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप होता है, प्रोलीन के अंदर इमीनो ग्रुप होता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। एक रोल मैंने यहां भी लिख दिए, जैसे टायरोसिन का रोल क्या होता है यहां लिख दिया है, मैंने वहां भी मेंशन कर दिया, यहां भी लिख दिया है। ट्रिप्टोफान का रोल विटामिन B4 बनाने में भी होता है, ऑक्सिन सेरोटोनिन में होता है, वहां लिख दिया, यहां लिख दिया है। ग्लूटामिक एसिड गाबा बनाने में यूज होता है, इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। हिस्टिडिन की बात करूं, फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन, ठीक है, रिलीज फ्रॉम, भाई क्या रिलीज करता है, रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल बेसोफिल, हाँ, कहां से निकलता है, मास्ट सेल से निकलता है, बेसोफिल से निकलता है। ग्लाइसिन, पोरफ्रिन रिंग ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ाऊंगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो पोरफ्रिन रिंग बनती है वो ग्लाइसिन की वजह से बनती है। यानी अमाइनो एसिड पोरफ्रिन रिंग को भी बना रहे हैं अमाइनो एसिड, ठीक है, हिस्टामिन को भी बनाते हैं अमाइनो एसिड, गाबा को भी बनाते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ऑक्सिन, सेरोटोनिन को भी बना रहे हैं, और ये थायरोक्सिन, मेलेटोनिन, एड्रेनलिन, डोपामाइन को भी बना रहे हैं। ये हम चैप्टरों में पढ़ाते हैं, पर एक साथ यहाँ लिख दिया है रोल, ठीक है, तो ऐसे आप चाहो याद रख लो, ठीक है, एक एडिशनल पॉइंट था, एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन, इस पर यहां नहीं आता, ये क्वेश्चन आएगा तो वहां से आएगा, वहां हम लिखाते भी हैं, तो यहाँ इकट्ठा कर दिया एक जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, हाँ, नोट करने का टाइम लो, ले लो, उसमें क्या दिक्कत है, मैं तुमसे किसी चीज की मना तो है ही नहीं, ठीक है। इसको तुम नोट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसको नोट मत करो, क्योंकि ये तो मैंने लिखा दिया है पीछे और ये मैंने आगे लिखा दिया है, तो इस स्लाइड को नोट मत करो, बस सल्फर कंटेनिंग में लिख लो, सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन, 3, बस ये वाला पॉइंट लिखो, ओनली ये सल्फर कंटेनिंग, ठीक है, सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन, इतना लिखना बस। इसके बाद ये वाली स्लाइड लिख लो, ये स्लाइड लिख लो आप, ये काम की है, काम की का मतलब है, और चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आएगी, ठीक है, वहां PDF में भी दूंगा, तुम लिख रहे हो साथ तो मैं दे रहा हूं, बाद बाकी का तो हम PDF आपको देते ही हैं, आपको दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, लिख लिया होगा, यहां तक कोई डाउट है, अब आ जाओ। अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो हेट्रोपॉलीमर है, ठीक है, हेट्रो का मतलब है कई प्रकार के मोनोमर यूनिट के मिलने से बनता है। अब कई प्रकार की मोनोमर यूनिट का मतलब है कई प्रकार के अमाइनो एसिड, क्योंकि 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल है, इसका साइज मोर देन 10,000 डाल्टन होता है, ठीक है। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनता है, अब आ जाओ। जैसे एक मैं अमाइनो एसिड की बात करूं, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, लिख देता हूं मैं,
ठीक है। अगर एक अमाइनो एसिड की बात करूं तो ये आप जानते हो, कार्बन, हाइड्रोजन, एल्काइल ग्रुप, COOH, NH2। ये कॉमन स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, यस या नो? यस या नो? अब ऐसे दो अमाइनो एसिड को, एक और ले लेता हूं मैं यहां पर प्लस, इनको जोड़ता हूं मैं, तीन पॉइंट आएंगे ना, H2, COOH, एल्काइल ग्रुप। ठीक है भाई, दो अमाइनो एसिड हैं, ये एक है ये एक है, भाई NH2 को मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो ये आप जानते हो, जब भी दो अमाइनो एसिड को आप जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे तो जोड़ने के लिए यहां से H निकालोगे, वहां से OH निकालोगे, यहां से H और यहां से OH, यानी क्या निकाल दिया आपने यहां से? H2O निकाल दिया। जैसे ही H2O निकलेगा, एक डाइपेप्टाइड बन जाएगा, डाइपेप्टाइड। NH2 CHR C डबल बॉन्ड O, बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, NH C COOH, एल्काइल ग्रुप नीचे आ जाएगा, H आ गया। अब बताओ ये कौन सा बॉन्ड बन गया आप यहां जुड़ने से, एक H2 निकलने से, और कौन सी रिएक्शन हो रही है? इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन। क्या बोलने वाले हैं इसको? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हुई जिसमें एक H2 का मॉलिक्यूल निकल गया और एक बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया? ये पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ? ठीक है, तो एक बॉन्ड बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर बिल्कुल? बताओ यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यस या नो? ठीक है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। और एक बात और ध्यान रखना, ये कार्बन तो मैं बता चुका हूं आपको, अल्फा कार्बन है। ये तो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ये भी कौन सा है? अल्फा कार्बन। पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहां तो होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी ऐसे याद रखो, यहां रेजोनेंस होती है। ये वाला बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से पार्शियली डबल बॉन्ड यहां भी बनाता है। ये शिफ्ट होता था, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर, ये ऐसे शिफ्टिंग होती है इसकी, इस तरीके से शिफ्टिंग होती है। तो पार्शियली डबल बॉन्ड बनता है, मतलब इससे मतलब नहीं है, केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि कार्बन कार्बन के बीच में जो एंगल आता है, इसका पूछता है। ठीक है, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो एंगल बनता है, इसके बारे में पूछता है। इसको पूछता है ये कौन सा एंगल होता है, ये केमिस्ट्री में पूछेगा। कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, यस, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में शाई, शाई जानते हो ना, शाई एंगल होता है। और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है, हाँ हाँ बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में शाई और फाई एंगल बनता है। शाई और फाई एंगल बनता है, नोट कर लो उसको।
हाँ, तो जब भी रोटेशन होगा, भाई यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहां से बेंड नहीं करेगी, रोटेशन होगा यहां से, ये प्लस माइनस 180 हो सकता है, प्लस माइनस 180 घूम सकता है। इसकी बात करूं तो ये भी प्लस माइनस 180 घूम सकता है, यहां से कोई भी प्रोटीन घुमानी है तो फाइव प्लस माइनस 180, ठीक है, एंगल। ठीक है, कैसे याद रखोगे? सी सी के बीच में साई, सी सी के बीच में साई, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में फाई, सी सी के बीच में, हाँ साई, हाँ बेटा, प्लस माइनस 180 हो सकता है, यानी 180 ऐसे भी घूम सकता है, 180 ऐसे भी घूम सकता है, ठीक है। और जब भी प्रोटीन बनती है, हर प्रोटीन के दो छोर होते हैं, एक एन छोर एक सी छोर, ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या हो गया इसका? एन टर्मिनस हो गया, तो ये क्या होगा इसका? सी टर्मिनस हो गया। हर प्रोटीन के दो छोर होते हैं, ठीक है, तो अगर इसको बोलेंगे एन छोर, एन टर्मिनस, इसको बोलेंगे सी टर्मिनस। यानी ये समझ में आ गया कि कौन सी रिएक्शन होती है प्रोटीन के बनने में? डिहाइड्रेशन, एक H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा। कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड, जो एक कोवलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वहां पार्शली डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। पार्शली की वजह से यहां से कभी बेंडिंग नहीं होगी, डबल बॉन्ड से कभी बेंडिंग नहीं होती है, ठीक है। बेंडिंग जब भी होगी सी सी के बीच में साई एंगल से होगी, 180 ऐसे या 180 ऐसे, ठीक है। या कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में फाई बॉन्ड होता है, उसमें 180 ऐसे या 180 ऐसे। कोई भी प्रोटीन बेंड करेगी तो यहां से बेंड करेगी, ठीक है, शाई और फाई, ठीक है। यहां पार्शियली डबल बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म होती है, एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट? यस या नो? हाँ 180, हाँ बेटा, प्लस माइनस 180, मतलब ये घूम सकता है यहां से, अगर मैं दिखाऊं इसको, ठीक है, यहां से 180 ऐसे भी घूम सकता है, और 180 ऐसे भी घूम सकता है, यहां से 180 ऐसे भी घूम सकता है, और 180 ऐसे भी घूम सकता है। रोटेशन हो सकता है 180 एंगल पर, साई रोटेशन और फाई रोटेशन, क्योंकि आगे जाकर के ये तो प्रोटीन है, अब प्रोटीन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी, भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनते हैं तो बेंडिंग क्या होती है? फोल्डिंग्स होती हैं। तो फोल्डिंग कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड से नहीं होगी, फोल्डिंग हमेशा शाई या फाई, ठीक है। सी सी के बीच में साई, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में फाई, 180 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस। समझ में आया? ऑल डाउट, ऑल क्लियर, BMS? मेरा डोपा बेटा अभी मिलेगा, मेरा डोपा प्रिंटिंग में है, ठीक है, हाँ प्रिंटिंग में है, मेरी बात की थी, कल ही मेरी बात हुई है, तो प्रिंटिंग में है, ठीक है। प्रिंटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब वो सब जगह आ जाएगा, और बच्चों के पास डिस्पैच भी होगा, ठीक है। हाँ, बैंडिंग या फोल्डिंग ही की बात है भाई, जब तक कोई चीज बैंड नहीं करेगी, फोल्ड नहीं करेगी, स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? आगे सारे स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं मैं। डाउट, जैसे तुम अपनी लाइव क्लास ले रहे हो ना, मेरी जैसे लाइव क्लास ले रहे हो, ऐसे ही सेम डाउट क्लास है, सेम ऐसे ही जैसे आप लाइव क्लास में एंटर करते हो, वो भी लाइव क्लास है, ठीक है। नाम डाउट है, पर बायो में कोई डाउट होगा है नहीं, मुझे पता है, ठीक है। डाउट आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री में आएगा तो वहां प्रॉपर डाउट चलेगा, ठीक है। बायो में तो इंटरेक्शन चलेगा, जो तुम्हें हो डिस्कस कर लेना। हम सबको, नहीं नहीं, डोपा बेटा सबको नहीं मिलेगा, जिन्होंने इन्फिनिटी लिया है उनको डोपा और नीट एडवांस उनके घर तक पहुंचेगी। जिन्होंने सिर्फ बैच लिया है उनको नीट एडवांस और डोपा अलग से परचेज करना होगा। हाँ, जिन्होंने इन्फिनिटी प्लस लिया है उनको तो सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, उनको तो टेस्ट सीरीज भी उसमें इंक्लूड है, और स्पेशल पर्सनलाइज डाउट है, जो टीचर बैठ के डाउट लेता है ना, यहाँ तो हम 1 घंटे का डाउट सेशन होगा, वहां 24/7
एक टीम बनाई जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा इनका वेदांतु का एक अलग प्लेटफॉर्म है, स्पेशल प्लेटफॉर्म है जहाँ डेडिकेटेड टीचर हायर किए जाते हैं डाउट के लिए, जो 1-to-1 डाउट देते हैं, ठीक है, हाँ, सिंगल पर्सनलाइज डाउट। तो उसका मतलब प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी प्लस में होता है वो, ठीक है। तो उसका एक बड़ा कॉस्ट होता है, क्योंकि उन टीचर्स की सैलरी जाती है, कई कई टीचर्स हैं, ठीक है। चलो, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो, अरे प्रभु, यहां तक तो आपका सही है। सी टर्मिनस समझ में आ गया, एन टर्मिनस समझ में आ गया, फाई सही समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जहां से नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं जिनको मैंने तोड़ा है, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है, क्वेश्चन नहीं आता, पर एनसीईआरटी की लाइन से कभी कभी यार आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हो ना, द स्ट्रक्चर, ठीक है, इनवेरिएबल रेफर टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे NaCl पढ़ते हो, ठीक है, MgCl2 पढ़ते हो, इट इज अ वन डायमेंशनल व्यू, इसको वन डायमेंशनल व्यू कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल व्यू। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वन डायमेंशनल व्यू देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर का, इनका स्ट्रक्चर का वन डायमेंशनल व्यू देखने को मिलता है। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हो ना, तो यहां वो बेंजीन के स्ट्रक्चर, नैप्थलीन स्ट्रक्चर जो आते हैं वो टू डायमेंशनल व्यू में आते हैं, टू डायमेंशनल व्यू में स्ट्रक्चर आते हैं। हाँ, जब आप फिजिक्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, यस, जब आप फिजिक्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो वो थ्री डायमेंशनल व्यू में होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, थ्री डायमेंशनल व्यू में होते हैं। पर जब बायोलॉजी के स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है, स्पेशली प्रोटीन की बात करता हूं, तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर भी होता है, और एक नया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है। तो बायोलॉजी में आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो चार व्यू होते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और एक नया क्वाटरनरी। टर्शरी का मतलब है 3D, ठीक है, थ्री डायमेंशनल व्यू, ठीक है। क्वाटरनरी ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो ये अंतर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर। इनऑर्गेनिक में वन डायमेंशनल व्यू, ऑर्गेनिक में टू डायमेंशनल व्यू, फिजिक्स में थ्री डायमेंशनल व्यू। यहां पर वन डायमेंशनल से लेकर के थ्री डायमेंशनल प्लस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आगे, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, चारों व्यू देखने को मिलते हैं बायोलॉजी के प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर। 4 लेवल का स्ट्रक्चर होता है। ये क्लियर है बिल्कुल? यार वॉइस एक बार एग्जिट करके फिर से ज्वाइन कर लो, वॉइस क्लियर आ जाएगी, ठीक है। हाँ, ये जो इंपोर्टेंट लाइन है वो लिखनी है बेटा, जो इंपोर्टेंट लाइन है सारी लिखनी है। यहाँ से क्वेश्चन AR या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आ जाओ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्वाटरनरी कैसे बनता है, इनमें डिफरेंस क्या था, क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, इनके बॉन्ड के नेम पर क्वेश्चन आएगा, यस, कौन सा बॉन्ड है, और ये स्ट्रक्चर कहां देखने को मिलते हैं, इन स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए कौन सा बॉन्ड होता है, और इसके एग्जाम्पल कहां देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, समझे। हाँ, ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये सब बच्चे जानते हैं क्योंकि सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रखे हैं। आप जानते हो सेल के अंदर डीएनए होता है, कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और डीएनए से हमेशा क्या बनेगा, आप ये भी जानते हो, डीएनए से आरएनए बनता है, स्पेशली एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, डीएनए। ये एमआरएनए आप जानते हो साइटोसोल में आता है, साइटोसोल में आता है। तो साइटोसोल में ना दिखा करके मैं सीधे बाहर दिखा, यहां दिखा रहा हूं। साइटोसोल में एमआरएनए आता है। जब एमआरएनए साइटोसोल में आता है, एमआरएनए जब साइटोसोल में आता है, तो आप जानते हो एमआरएनए से राइबोसोम की दो यूनिट आके बाइंड करती हैं। एक बड़ी यूनिट बाइंड करती है, ये बड़ी यूनिट, एक छोटी यूनिट बाइंड करती है राइबो, ये छोटी यूनिट, ठीक है। और एमआरएनए के ऊपर कोडिंग होती है। एमआरएनए के ऊपर क्या होती है, कोडिंग। यहाँ पर एक होल होगा, एमआरएनए पे जो कोडिंग होगी ना, उसके हिसाब से यहां पर, इस कोडिंग के हिसाब से यहां पर अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे, 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 और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, ठीक है।
समझ, ये जो राइबोसोम हो गया, पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमीनो एसिड। इस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ये तो आप जानते ही हो ना। प्रोटीन बनती कैसे, इस तरीके से प्रोटीन बनती है, ठीक है। ये बनती चली जा रही है, ये प्रोटीन बनती चली जा रही है, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन किससे बन रही है? अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बन रही है। अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बन रही है। कौन सा बॉन्ड इन्हें जोड़ रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ रहा है। और ये क्या बनता जा रहा है? ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये बन गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये बन गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बनता है, कौन सा बनता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। और हर प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने बताया एक साइड तो क्या फ्री होगा यहां पर? NH2। और एक साइड क्या फ्री होगा? COOH। COOH। मतलब ये टर्मिनस क्या कहलाएगा? सी टर्मिनस। और ये टर्मिनस क्या कहलाएगा? ये वाला एन टर्मिनस। ठीक है, और सारे बॉन्ड कौन से होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बॉन्ड होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। और ये सब क्या है? छोटे छोटे। इट इज अमाइनो एसिड। का पॉलीमराइजेशन होकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा, इट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जैसे बना के मैंने दिखाया था उधर आपको। ठीक है, ये अमाइनो एसिड जुड़ते चले जा रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। अगर इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर को मैं हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो बन जाएगा अल्फा हेलिक्स। यस, तो दिखाता हूं। ये प्राइम, नोट करो, नोट करते जाओ मेरे साथ ही साथ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन नोट करो। ठीक है, कैसे बनती है। फिर इट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लो मेरे साथ ही। अब सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसे बनते हैं। इस बनेंगे प्राइमरी से। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर को, ठीक है, मैं हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, पेप्टाइड बॉन्ड तो इसमें होगा ही सारी प्रोटीन में, पर उसको स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे यहां पर। ठीक है, अब मैं यहां पर इसको क्या कर रहा हूं? अल्फा हेलिक्स, हेलिकल फॉर्म में बना रहा हूं। ये ऐसे, ऐसे, इट इज अल्फा हेलिक्स। ठीक है, अल्फा हेलिक्स प्राइमरी स्ट्रक्चर का ही अल्फा हेलिक्स है, क्योंकि ये सब क्या अमाइनो एसिड लगे होंगे यहां पर। सो अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, और इनको स्टेबल करने के लिए यहां जो बॉन्ड होगा ना, कौन सा बॉन्ड होगा? कौन सा बॉन्ड होगा इनको स्टेबल करने के लिए? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कुछ बना के दिखा दे रहा हूं, सारे तो नहीं। पेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है यहां पर? फॉर स्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। ये सब क्या है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का हमने इस प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या कर लिया? हेलिकल फॉर्म बना दी, और हाइड्रोजन बॉन्ड से इसको क्या कर दिया हमने? स्टेबल कर दिया। ठीक है, तो हेलिकल फॉर्म स्टेबल। पेप्टाइड बॉन्ड तो बीच में हो गई ना, ये वाला तो पेप्टाइड बॉन्ड है ही।
पेप्टाइड तो सभी में होगा, मेनली स्टेबिलिटी के पेप्टाइड के अलावा यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बताओ यहाँ तक कुछ समझ में आया? हाँ बेटा, एनी डाउट? सर जी, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल, तुम कहाँ हो यार? साइटोसोल साइटोप्लाज्म साइटोलॉजी में कैसे चले गए तुम यहाँ पर? एनसीईआरटी रीडिंग भी साथ में करवा दीजिए यार। करवाता तो कौन है ये? अमन कुमार सिंह। ये सोया हुआ बच्चा लग रहा है, ठीक है। इसको ये पता ही नहीं है कि एनसीईआरटी चलती है या नहीं चलती है। भाई एनसीईआरटी टॉपिक खत्म होने के बाद होगी ना, अमाइनो एसिड का एनसीईआरटी कराया था मैंने, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक खत्म होते जाएंगे, मैं एनसीईआरटी कराता जाऊंगा। सर अगर डोपा और नीट एडवांस कोई कर ले तो आप क्या रिकमेंड करें? नहीं, दोनों ही बेटा, दोनों ही बुक करो। देखो डोपा अलग है और नीट एडवांस अलग है। नीट एडवांस आपको एडवांस लेवल पर लेकर जाती है, और डोपा के अंदर हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन की जो छोटे छोटे क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस हमने डोपा में करा दी है। डोपा तो आप कर भी चुके हो ना, बॉटनी का तो आंसर तो कराते थे साथ में, ठीक है। यहाँ उसी तरीके का डोपा हमने जूलॉजी के अंदर आपको दिया है। तो डोपा साथ करो, और नीट एडवांस चैप्टर खत्म हो जाने के बाद करना, क्योंकि नीट एडवांस वाकई में एडवांस लेवल की बुक है। चलो, सर नीट एडवांस डोपा और टेस्ट सीरीज का कॉम्बो मिल जाएगा? मैं यार पूछता हूँ, अभी जो कॉम्बो जो बना रखे हैं ना, मतलब कॉम्बो ऐसे नहीं बनते हैं यार। कॉम्बो बनाने में टेक टीम की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि कॉम्बो बनाना थोड़ी ना कि भाई लो हमने दे दिया है। उसको पूरा सॉफ्टवेयर में अपलोड करना, चीजें करना, कैसे उसको बच्चे को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तुम तो जरा भी गड़बड़ हो जाए हल्ला मचाना चालू कर दोगे। तो अभी जो कॉम्बो है वो जो है तुम्हारे सामने, ठीक है, वो तो हमारी रिक्वेस्ट पर वो दिमाग लगाते हैं, सर क्या करें, कैसे करें, लिंक कैसे बनाएं, वो टेक टीम की भी दिक्कतें है ना बहुत सारी। अब आ जाओ, क्वेश्चन आएगा अल्फा हेलिक्स कहाँ देखने को मिलता है, जरा बताओ। हेलिकल फॉर्म कहाँ देखने को मिलता है? यस, केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन जैसे हेयर में भी होती है केराटिन प्रोटीन, जहां जहां केराटिन प्रोटीन होती है, नेल्स में होती है, ठीक है, स्किन में होती है, हाँ केराटिन प्रोटीन। तो कहां देखने को मिलेगा? केराटिन प्रोटीन। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल पर। केराटिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप बोलोगे? अल्फा हेलिक। अच्छा, बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट अगर इसकी बात करूं तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। सेम यहां पर भी अमाइनो एसिड होंगे। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे सारे के सारे। और इनको स्टेबल करने के लिए अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इनकी स्टेबिलिटी के लिए भी कौन रिक्वायर्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ बना के दिखा देता हूं मैं। इनकी स्टेबिलिटी के लिए भी कौन चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे? कुछ बना के दिखा दिए मैंने ऐसे ही। इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। कहां देखने को मिलता है इसका एग्जाम्पल बताओ, क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल पर, ठीक है। कहां देखने को मिलती है बीटा प्लेटेड शीट? आपने देखा है वो सिल्क प्रोटीन, सिल्क की साड़ी, ठीक है। सिल्क प्रोटीन,
तो दोनों ही एग्जाम्पल अगेन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉन्ड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो चीजें आपको याद रखनी है इनके अंदर, कौन सा बॉन्ड होता है इनको स्टेबल करने के लिए। और केराटिन प्रोटीन के अंदर अल्फा हेलिक्स होता है, तो बीटा प्लेटेड शीट के अंदर, ठीक है, सिल्क प्रोटीन के अंदर बीटा प्लेटेड शीट होती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर हमेशा 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसा होगा, 3D स्ट्रक्चर। 3D समझते हो, जैसे एनसीईआरटी बोलती है, जैसे मम्मियों को देखा होगा ऊन का ऐसे गोला गोला आता है, ऊन का गोला ऐसे ऐसे, मतलब 3 डायमेंशन के अंदर, अंदर हॉलो होता है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का भी, 3D स्ट्रक्चर। अगर मैं कोई किताब दिखाऊं, जैसे हाँ दिखाता हूँ, हाँ आ जा भाई निकल के। ये बायोकेमिस्ट्री की बुक है, लेनिंजर नेल्सन कॉक्स, ठीक है। इस किताब के फ्रंट पर ही 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दे रखा है, फ्रंट पर ही 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दे रखा है। ठीक है, तुम समझ पा रहे हो तो देख लो। इस किताब के फ्रंट पर ही 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, इस प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर है, किताब के फ्रंट पर ही दे रखा है। हाँ, इस किताब के फ्रंट पर ही 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दे रखा है। समझ रहे हो, हाँ मेरी सबसे फेवरेट बुक है। किताब के फ्रंट पेज पर ही 3D स्ट्रक्चर दे रखा है। तो जब भी मैं टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा, ऑलवेज 3D स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर के ड्रॉ करने की बात करता हूं तो 3D स्ट्रक्चर आप जानते हो, इस तरीके के 3D स्ट्रक्चर होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर इनकी इनकी एक्टिव साइट्स भी होती हैं, इनको क्रेवाइसिस कहते हैं, क्रेवाइसिस एक्टिव साइट्स होती हैं इनकी। ठीक है, यस, ये इनकी एक्टिव साइट्स होती हैं, एक्टिव साइट्स जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए कौन से बॉन्ड स्ट्रक्चर को स्टेबल कर रहे हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड तो यहाँ पर होगा इसकी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखेंगे आपको यहाँ पर, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी दिखेंगे आपको स्टेबल करने के अंदर, आयोनिक बॉन्ड भी दिखेंगे आपको, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी दिखेंगे, और वंडरवाल, ठीक है, इंटरेक्शन भी यहाँ देखने को मिलने वाले हैं इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर। ये सारे स्ट्रक्चर आपके इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इसकी स्टेबिलिटी के अंदर मिलेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और वॉन्डरवाल इंटरेक्शन। तो क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए सारे बॉन्ड, पेप्टाइड हाइड्रोजन तो है ही, पर साथ में हाइड्रो फोबिक इंटरैक्शन, आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वंडरवाल इंटरैक्शन, ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, सब जगह एक ही पॉलीपेप्टाइड थी, समझे। हाँ बेटा, 3D स्ट्रक्चर तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ही होता है, और क्या। ठीक है, यस फंक्शनल स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्योंकि एंजाइम के अंदर 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसका बहुत प्यारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यहाँ लिख देंगे, हाँ लिख देंगे, कहाँ देखने को मिलता है 3D स्ट्रक्चर, पहले आ जाओ, एग्जाम्पल क्या है 3D स्ट्रक्चर के। एंजाइम्स, एंड एक को याद रख लो, मायोग्लोबिन। तो मैं जब मसल्स पढ़ाया था या पढ़ाऊंगा अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है, हमारी मसल्स के अंदर रेड प्रोटीन होती है मायोग्लोबिन, ठीक है, जिसकी ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा होती है। मायोग्लोबिन में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जबकि हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, तो एंजाइम के अंदर 3D स्ट्रक्चर होता है और मायोग्लोबिन में भी होता है, मायोग्लोबिन।
ठीक है। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एक ही रखना, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, हो सकता है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, टर्शरी स्ट्रक्चर हो, कोई भी स्ट्रक्चर, उससे मतलब नहीं है। एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। देखो, इसको मेंटेन करने के लिए ध्यान रखना है आपको। देखो, मोस्टली नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन इनको आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, पर इन सम केस डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑल्सो प्रेजेंट। जैसे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें चार पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, समझे। जैसे इंसुलिन का, हाँ, इंसुलिन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। हीमोग्लोबिन में चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड कहीं पर भी अगर नजर आ रही है, समझ लो भाई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसके एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल। दो तीन एग्जांपल, तीन एग्जांपल याद कर लो इसके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। पहला एग्जांपल, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आप जानते हो दो अल्फा चेन होती हैं, टू अल्फा चेन और टू बीटा चेन होती हैं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया, फोर यूनिट हो गई। दूसरा एग्जांपल याद रख लो, इंसुलिन। इंसुलिन में आप जानते हो कि एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है, डेल्टा वाली रिमूव हो जाती है ना। एक एग्जांपल और याद कर लो, एंटीबॉडी, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। इसमें आप जानते हो चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ठीक है, H2 दो हैवी चेन होती हैं, L2 दो लाइट चेन होती हैं। यानी यहां पर चार पॉलीपेप्टाइड होंगी, ध्यान रखना, चार पॉलीपेप्टाइड होंगी, यहाँ दो पॉलीपेप्टाइड होंगी, यहाँ चार पॉलीपेप्टाइड होंगी। तो आप समझ गए होंगे, जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड किसी स्ट्रक्चर को बनाती है तो उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन में चार होती हैं, इंसुलिन में दो होती हैं, और एंटीबॉडी में अगेन चार होती हैं, दो हैवी चेन, दो लाइट चेन। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई भी डाउट है? यहां तक कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नहीं समझते यार। दो चीजें आपस में एक दूसरे से वही दूर भाग रही हैं, ठीक है, उसके वजह से भी आप मतलब, जैसे, यार तुम केमिस्ट्री कैसे पढ़ रहे होगे मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तुम डरा देते हो। इसका मतलब केमिस्ट्री तुम्हारे समझ में आती भी है नहीं आती? ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? भाई डरा रहे हो तुम तो, केमिस्ट्री में मुझे नहीं लग रहा तुम पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पढ़ाई लिखाई चल रही है नहीं चल रही भाई? बताओ। केमिस्ट्री में तुम्हें बॉन्डिंग के बारे में भी नहीं पता, पता है बैलेंस के बारे में तुम्हें नहीं पता, तभी तो मैं कह रहा हूँ जी तुम्हें कुछ करा ही नहीं रहा था, छोटी छोटी चीजें हैं। तो डर डर लग रहा है, तुम केमिस्ट्री तुम चौपट कर रहे होगे ऐसा लग रहा है मुझे। चलो,
यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यस या नो? चलो खैर ठीक है, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। कि कुछ नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। समझ तो गए होगे, मैंने थोड़ा समझा दिया है आपको। क्या दे रखा है इन्होंने? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर आ गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आ गया। बीटा प्लेटेड शीट की स्पेलिंग थोड़ी सी इन्होंने अपडेट कर दी नई एनसीईआरटी में। अच्छा, हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे ना, तो यहां से मिलेंगे देखने को। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टेबल से आए हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ सम प्रोटीन और उनके फंक्शन दे रखे। तो एक तो कोलेजन प्रोटीन ध्यान रखना है आपको। हमारे कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन प्रोटीन है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस इसी से भरा पड़ा है, चाहे वो बोन हो, कार्टिलेज हो, टेंडन हो, लिगामेंट हो। समझ गए ना मेरी बात? सब जगह आपको क्या देखने को मिलेंगे आपको? ठीक है, पूरे कनेक्टिव टिश्यू, एरोलर टिश्यू हो, एडिपोज टिश्यू हो, सब जगह फाइबर तो देखने को मिलेंगे, कोलेजन फाइबर। ठीक है, तो कोलेजन की बात करूं, मोस्ट अबिंडेंट एनिमल प्रोटीन है। कोलेजन इज द मोस्ट अबिंडेंट एनिमल प्रोटीन। जो सबसे ज्यादा एनिमल प्रोटीन मिलने वाली, एनिमल मिलने वाली प्रोटीन कोलेजन होती है। कनेक्टिव टिश्यू में होती है, टेंडन, लिगामेंट, एरोलर, बोन्स एटसेट्रा। और ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। विटामिन सी बहुत जरूरी होती है इस प्रोटीन को बनाने के लिए। ठीक है, तो आप खट्टी चीजें खाओ, जैसे आंवला खाओ, आंवला से कोलेजन प्रोटीन आपकी बनेगी। ठीक है, आंवला आप इंटेक करते हो तो कोलेजन बहुत जरूरी है, तो खट्टी चीजें आपकी डाइट में होनी चाहिए। ठीक है, तो कोलेजन प्रोटीन का फॉर्मेशन बढ़िया करते हैं। विटामिन सी आपको चाहिए अगर कोलेजन बनाना है तो। ठीक है, रूबिस्को आप जानते हो, RUBPCO। ठीक है, शॉर्ट में इसको RUBPCO बोलते हैं, रूबिस्को। ठीक है, राइबुलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। ठीक है, अगर आप फोटोसिंथ में, हाँ, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो, तो डार्क रिएक्शन में एटमॉस्फेयर से CO2 को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? रूबिस्को। इट इज द मोस्ट अबिंडेंट प्लांट प्रोटीन। ठीक है, यस, 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 इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। यस, पूरे बायोस्फीयर में प्लांट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपसे पूछा बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन, रूबिस्को। एनिमल में मिलने वाली प्रोटीन, कोलेजन। प्लांट में मिलने वाली प्रोटीन, रूबिस्को। बायोस्फीयर में मिलने वाली प्रोटीन, रूबिस्को। RUBPCO, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये प्रोटीन कह सकते हो, एंजाइम कह सकते हो, यही है जो CO2 को एक्सेप्ट करता है स्टार्टिंग में और डार्क रिएक्शन चालू कराता है। तो ये तो आपको जनरल नॉलेज की चीजें पता होनी चाहिए। इंसुलिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इट इज अ हार्मोन, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जो इन्फेक्शन से आपको बचाती हैं। रिसेप्टर जितने भी होते हैं जहां हार्मोन आके बाइंड करते हैं, ठीक है, वो सारे सारे किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से। और GLUT4 प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। कैसे करती है इसको मैं समझाता हूं।
जैसे मान लो ये सेल है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अगर इफ इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो किसको स्टिमुलेट करेगा आप जानते हो, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। और इंसुलिन क्या काम करती है, इंसुलिन प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, मान लो ये इंसुलिन है, सीधा इंसुलिन जाएगी रिसेप्टर से बाइंड करेगी। जैसे इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगी, कब, जब ये चीज होगी, तुरंत सिग्नल कहां पहुंचाएगी, सेकेंडरी मैसेंजर, सिग्नल कहां पहुंचाएंगे, डीएनए के पास। और डीएनए तुरंत एक प्रोटीन बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ GLUT4 प्रोटीन। जैसे ये प्रोटीन बनना चालू होगी ना, ये मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगी आकर के, ये जुड़ गई। और जैसे ही प्रोटीन, ठीक है, ये सेल कौन सी होंगी, लीवर सेल या एंड स्केलेटल मसल्स। क्योंकि आप जानते हो यहां पर ये प्रोटीन बनती है, GLUT4 प्रोटीन। और जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ था, यहां पर बहुत ग्लूकोज जो बढ़ चुका था, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका था, ये सारा ग्लूकोज कहां आना चालू हो जाता है, सेल के अंदर। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज सेल के अंदर क्या काम करती है, GLUT4 प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है GLUT4 प्रोटीन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कैसे करती है। अब वापस आ रहा हूं, GLUT4 प्रोटीन इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। तो सेल के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को इनेबल करती है। कैसे करती है, आपके सामने। अगर आप ज्यादा ग्लूकोज इनटेक कर लोगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, इंसुलिन का सिक्रेशन होगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगी, सेकेंडरी मैसेंजर डीएनए के पास पहुंचेगा, ये प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन आकर के ट्रांसपोर्ट को इनेबल कर देगी। आई या नहीं आई? यहां तक कोई डाउट है? नहीं, GLUT4 प्रोटीन तुम दो ही जगह याद रखो बेटा, अभी तुम्हारे मतलब के दो जगह हैं, ठीक है, लीवर और किडनी, जहां पर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और कई जगह ग्लूकोज डिफ्यूज भी होता है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। किडनी में तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, चैनल अलग होते हैं बेटा, ये भी चैनल ही है, कहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल।
अरे नाम है 4 1 2 3 4 और भी तुम मॉलिक्यूलर पढ़ोगे आगे जाकर के जब अभी तुम पढ़ क्या रहे हो, पिद्दी से तो 11 12 पढ़ रहे हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे बेटा जब एमबीबीएस करोगे या पीजी करोगे बड़े लेवल पर, तब ये चीजें आती हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन लगाते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जरा बताओ। नीट 2024 का क्वेश्चन है, क्या लगाओगे जल्दी बताओ। GLUT4 इंसुलिन ट्रोप्सिन कोलेजन, डायरेक्ट टेबल से आया हुआ है। हार्मोन का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? हार्मोन कौन है? इंसुलिन इज अ हार्मोन, ठीक है। एंजाइम कौन है? ट्रोप्सिन इज अ एंजाइम। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस कौन होगा? कोलेजन। ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को कौन एनेबल करेगी? GLUT4 प्रोटीन। आ गया, तो पहले का चौथा होगा, पहला ही मिल गया। आइडेंटिफाई द बेसिक, अच्छा ये तो कॉमन है, करा चुका हूँ। लाइसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, कल कराया था मैंने। अब आ गया, तो ये आज करा रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबिंडेंट प्रोटीन इन एनिमल? क्या लगाओगे? सिंपल है, नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉलेजन। नीट 2020 का क्वेश्चन है। नीट 2090 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन इंसुलिन डिपेंडेंट? कौन सी प्रोटीन होगी? GLUT4 प्रोटीन। समझ में आ गया? तुम कंफ्यूज मत हो जाना, GLUT4 प्रोटीन फर्स्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबिंडेंट प्रोटीन इन एनिमल? एनिमल में देखो कि 2 बार क्वेश्चन आ गया है, कॉलिजन। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अच्छा, मैच द फॉलोइंग। ह्यूमन हीमोग्लोबिन, प्रोटीन हेलिक्स, प्रोटीन पॉलीमर टाइप, ज्वेटेराइन। अब आगे आ जाओ। हेट्रो प्रोटीन पॉलीमर टाइप, हेट्रोपॉलीमर टाइप होता है। हीमोग्लोबिन में कितनी चेन होती है? 4 चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। प्रोटीन हेलिक्स और ज्वेटेराइन। प्रोटीन हेलिक्स राइट हैंडेड होता है, ध्यान रखना, राइट हैंडेड। मैं लिख देता हूं, बाई चांस कोई पूछ ले, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, राइट हैंडेड? राइट हैंडेड होता है। प्रोटीन हेलिक्स ऐसे पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, पर पता होना चाहिए। राइट हैंडेड होता है, राइट साइड। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, राइट हैंडेड हो गया। अब ज्वेटेराइन, स्ट्रक्चर चेंज एट डिफरेंट पीएच। स्ट्रक्चर चेंज एट डिफरेंट पीएच, तो फर्स्ट का थर्ड होगा, 2 में दे रखा है। सेकंड का फर्स्ट होगा, 1 में दे रखा है। सी ऑप्शन आ गया ना, सी बिल्कुल सही। एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, सी टर्मिनल अमाइनो एसिड, टर्सरी स्ट्रक्चर अल्फा अमाइनो एसिड। आ जाओ, ठीक है भाई। 3D व्यू टर्सरी अमाइनो, टर्सरी स्ट्रक्चर 3D होता है। द फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। द लास्ट अमाइनो एसिड ऑन राइट साइड, तो राइट साइड इधर होगी, तो राइट साइड होगा सी टर्मिनस, और लेफ्ट साइड होगा एन टर्मिनस। कहां गया? फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा एन टर्मिनस। अल्फा, सब्स्टिट्यूट मीथेन के अंदर अल्फा अमाइनो एसिड होता है। तुम्हारे सामने है, मैच कर लो, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ। अच्छा, एसिडिक बेसिक ये तो करा चुका हूं ना मैं, शायद करा चुका हूं भाई। एसिडिक बेसिक क्या है? ग्लूटामिक एसिड एसिडिक है। बेसिक में क्या आ जाएगा? लाइसिन। न्यूट्रल में क्या आएगा? वैलिन। और एरोमेटिक में क्या आएगा? टायरोसिन। सिंपल है। हाँ, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी आरयू रूबिस्को इज द मोस्ट अबिडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। GLUT1 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल, गलत।
प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सम फाइट फ्लाइट, ठीक है, सम आर हार्मोन। बिल्कुल सही। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड सही है, ये आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड वाला। अच्छा बताओ, पूछा क्या है इन्होंने, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोटीन शो इन द फिगर। कौन कौन सा स्ट्रक्चर है जरा बताओ। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा हाँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। बी में क्या है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। देखो ए तो है प्राइमरी, बी सेकेंडरी नहीं है, बी ए प्राइमरी, क्वाटरनरी, टर्शरी, सेकेंडरी, सी ऑप्शन आएगा। समझ गए भाई, दो पॉलीपेप्टाइड दिखा रखी है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में इन्वॉल्व होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। Consider the following statement. Hemoglobin is an example of quaternary structure of protein. Yes. Hemoglobin molecule is composed of 4 polypeptide chain, 2 alpha, 2 beta. दोनों सही है, ठीक है, both 1 and 2 are true. बाद बाकी का नीट एडवांस है, ठीक है, फीचर्स आपको पता है, अल्टीमेट बुक है, इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूं मैं आपको, ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जबरदस्त वाला, ठीक है, इसका पूरा रिव्यू दे दूंगा मैं आपको। अब चालू करते हैं एंजाइम, ठीक है। अच्छा 45 हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, एंजाइम तो फिर मैं कल से स्टार्ट करूंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो कल मिलते हैं एंजाइम के साथ, एंजाइम को प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं। एंजाइम बहुत कंसेप्चुअल है, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम से 4 क्वेश्चन एक साल में आ रहे हैं, हर साल 2 क्वेश्चन तो पैट है, पर 4 3 5 4 3 5 ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड लास्ट में कराता हूं मैं, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, इनकी इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंसी बहुत कम है, ना के बराबर, तो इसको सबसे लास्ट में लेता हूं मैं, ठीक है। तो पहले मैं, अमाइनो एसिड तुम्हारा हो गया, अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ प्रोटीन है और प्रोटीन से मिलके बनते हैं एंजाइम, ठीक है। तो एक तीनों में कनेक्ट करता हूँ, तीनों को तीनों, टेस्ट में एंजाइम तक आएगा पूरा का पूरा, यानी कल और परसों के अंदर मैं कोशिश करूंगा पूरा एंजाइम आपका हो जाए, कल और परसों की क्लास में पूरा एंजाइम आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ डाउट में मिलेंगे आज शाम 5 बजे, ठीक है। तो पहली बार मैं भी डाउट में आ रहा हूँ, देखो कैसा होता है, डाउट रूम कैसा है, कैसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, कर भी पाते हैं नहीं कर पाते हैं, सब चीजें आज शाम को पता चलेंगी। तो 5 बजे मिलते हैं डाउट के अंदर, ठीक है, या कह सकते हो मन की बात में, तो मन की बात कर लें, डाउट तो मैं आने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो डाउट ही नहीं आने दूंगा, ठीक है। बात बाकी रहती है मन की बात, तो जो है डिस्कस करेंगे शाम को, ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तुम्हारे लिए जो अदर बैच बच्चे ओपन कर रहे हैं ना, उनको लिंक मिले हैं, तो उसके लिए मेरी बात हो गई है, तो वो लोग कर रहे हैं उसको अपडेट ऐप के अंदर, जैसे बैच दिखे और बैच को क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे चीजें ओपन हो जाए, ठीक है। तो उस पर काम चल रहा है, तो बाद बाकी का मिलते हैं शाम को 5 बजे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। तो टेंशन मत कर, इन्फिनिटी में जो भी ये चेंज कर रहे हैं सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट मिलेगा प्रिंस, ठीक है। मैं फिर भी तेरी मैसेज को मैं नोट कर लेता हूँ, प्रिंस जो तू मैसेज कर रहा है एक बार और लिखियो ना। वैसे ले लिया मैंने फोटो, ठीक है, ले लिया मैंने, ले लिया मैंने, ले लिया है ना, डन।